सब लोग को हेलो। तो आज हम लोग नीट का पेपर डिस्कस करेंगे। तो ये 2021 का पेपर है ये। तो इसमें हम लोग अभी 12th का सारा जो 12th का पोर्शन है वो पहले कवर करेंगे। ठीक, ये 12th का पोर्शन का जो आपके पेपर में 12th टॉपिक से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके अलग अलग शेट में अलग अलग नंबरिंग होगा, क्वेश्चन आपका सेम होगा। तो देखिए, ये आपका एसी एसी टॉपिक से क्वेश्चन है। ठीक, ये एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हैं, इंडक्टर है, कैपेसिटर, रेजिस्टर है, सभी का वोल्टेज दिया हुआ है और सर्किट में क्या दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट यानी आई नॉट दिया हुआ है 10√2 एम्पियर। तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ करंट है। तो जनरली जब भी हम लोग बात करते हैं वो आरएमएस की बात करते हैं। तो आरएमएस कैसे निकालते हैं, तो एम्पलीट्यूड बाई √2, तो 10√2 अपॉन √2। तो उससे आपका आरएमएस करंट 10 एम्पियर, यानी सर्किट में 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब अपने को क्वेश्चन में पूछा है कि इम्पिडेंस कितना होगा, यानी जेड पूछा है। तो V इक्वल टू क्या होता है, आई जेड। तो यहाँ पे V जो है सर्किट का वोल्टेज है, वोल्टेज, ठीक है, और I सर्किट का करंट है, जेड ही इम्पिडेंस है। ठीक है, तो फेजर में हम लोग देखेंगे तो रजिस्टर का जो वोल्टेज है, मान लीजिए इधर है, वो वी आर है। वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है आपका, 40 वोल्ट। इंडक्टर का वोल्टेज इधर, उससे 90 डिग्री आगे, वो कितना दिया हुआ है, 40 वोल्ट। कैपेसिटर का वोल्टेज रजिस्टर से 90 डिग्री पीछे, वो कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट। तो आप देखिएगा 40 और 10 का, 40 और 10 का दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो 30 आएगा, यानी नेट आपका 30 वोल्ट आ रहा है। फिर 30 और 40, 40 और 10 अपोजिट डायरेक्शन में था, सब्ट्रैक्ट किए, 40 और 10 का रिजल्टेंट, तो सिंपल 90 डिग्री रहता है तो पाइथागोरस लगाते हैं। तो नेट वोल्टेज 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। ये सर्किट का नेट वोल्टेज है। तो ये फिर इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे, तो V आपका 50 है सर्किट का, सर्किट में करंट कितना है, 10 एम्पियर है, जेड, तो इससे जेड 50/10 यानी 5 ओम। ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको पावर फैक्टर भी पूछ सकता है। ठीक है, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होता है, cos⁵। cos⁵ कैसे निकालते हैं, R/Z। ठीक है, तो इस केस में R नहीं पता। ठीक है, तो आप ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, IR/IZ। IR मतलब किसका वोल्टेज, रजिस्टर का। IZ मतलब टोटल वोल्टेज, नेट वोल्टेज। तो रजिस्टर में वोल्टेज कितना है, 40, और नेट वोल्टेज कितना है, 50। तो उस केस में 4/5 पावर फैक्टर होता है। लेकिन अपने को रेजिस्टेंस पूछा है, तो वो सॉरी इम्पिडेंस पूछा है, वो आपका 5 ओम होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है, ऑप्टिक्स। टॉपिक पहले हम लोग लिख लेते हैं, ये आपका ऑप्टिक्स से रिलेटेड है।
ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन टॉपिक में भी रिफ्रैक्शन है वो। ठीक है, तो उसका हम लोग देखेंगे। तो आप देख रहे हैं जो रे गिर रहा है वो आपका हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर गिर रहा है। तो किसी भी सरफेस पे नॉर्मली रे गिरता है तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, तो वो ऐसे सीधा चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी 90 होगा। ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज से हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका 60 है, ये 90 है, तो ऊपर वाला क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, तो और ये रे आपका ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो ये आपका 90 है, तो ये भी आपका 60 होगा। लेकिन हम लोग जब भी एंगल लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल लेते हैं, तो ये आपका क्या होगा, 30 डिग्री होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं आपका जो इंसिडेंस एंगल है वो 30 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टेड एंगल, यानी वो डेंसर से रेयर जाएगा रे, तो वो 30 से ज़्यादा ही होगा, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो साइन 30 बाई साइन, ये मान लीजिए आर, तो साइन आर, यही इमरजेंस एंगल पूछ रहा है कि इक्वल टू μ2/μ1। ठीक है, μ2 मतलब जहाँ पे रे गया, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, तो वो एयर है और इसका √3, तो साइन आर इक्वल टू √3 साइन 30। ठीक है, तो साइन 30 हाफ होता है, तो यहाँ पे आर इक्वल टू 60 डिग्री। साइन कब √3/2 होता है, 60 डिग्री, ये ऐसा। तो इस क्वेश्चन में आपको ऐसा एंगल ऑफ डेविएशन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सरफेस मान लो ए है, ये सरफेस बी है, तो फर्स्ट सरफेस पे एंटर करने में कोई डेविएशन नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल पे गिरता है तो कोई डेविएशन नहीं होता। लेकिन सेकंड सरफेस पे आप देखिएगा डेविएशन हो रहा है, रे ऐसे जा रहा था, फिर वो रे मुड़ गया थोड़ा, तो ये डेविएशन कैसे निकालेंगे, अगर एंगल ऑफ डेविएशन बोलता, एंगल ऑफ डेविएशन, ऐसे क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये आपका 30 डिग्री इस पे गिरा और इसमें 60 हो गया, तो डेविएशन कितना हुआ आप देख सकते हैं, दोनों का डिफरेंस 60 - 30, तो वो 30 आता। लेकिन क्वेश्चन में आपको इमरजेंस एंगल पूछा था, तो वो ये है। ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा, इसमें और क्या पूछ सकते हैं वो मैंने आपको बताया। चलिए, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। टॉपिक ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है उसने कि एक कॉन्केव लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, दोनों का फोकल लेंथ दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दी है। तो देखिए, एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्केव लेंस है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है आपको डी, और आपको वो डी फाइंड करना है। अब बोल रहा है कि रे पैरेलल जा रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग इसमें रिवाइज कर लेंगे थोड़ी सी जानकारी। जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, रे पैरेलल इंसिडेंट हुआ, तो पैरेलल इंसिडेंट हुआ तो वो कहाँ पे टकराएगा, वो फोकस पे। यस, यानी ये लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। वहीं पे कॉनकेव, कॉनकेव लेंस की बात करें, ठीक, तो यहाँ पे रे आ रहा है, तो इस केस में रे पैरेलल कब हुआ, ठीक है, जब वो फोकस पे आएगा। ठीक है, तो या तो बोल रे पैरेलल होना है, ये ऐसा होना है। ठीक है, तो आपका इस केस में हम लोग ये ऐसा डायग्राम में पढ़ते हैं, रे डायग्राम, ये ये आपका ऐसा फोकस पे जाता है। ठीक है, ऐसा अज्यूम करते हैं कि अगर ये लेंस नहीं रहता तो ये यहाँ पे फोकस पे स्ट्राइक करता है, ये वर्चुअल फोकस हो। ठीक, तो टकराने के बाद ये इसको डाइवर्स कर देता है, तो ये ऐसा रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि रे पैरेलल आया और टकराने के बाद दोनों यहाँ पे लेंस है, ये दोनों लेंस है।
तो रे पैरेलल है, ठीक है, फोकस पे, और यहाँ से पैरेलल है। तो यहाँ से पैरेलल तभी होगा जब इस पे जो रे गिरेगा वो ऐसा गिरेगा, ठीक है। और पहला लेंस का जो इमेज है वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट फोकस पे होना चाहिए, इसके फोकस पे, ठीक है। इसका F1 मान लो, इसका F2 मान लो, ये F2 है, ठीक। तो फर्स्ट का इमेज सेकंड का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक। और रे आपका पैरेलल तभी होगा कॉनकेव से जब आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस पे होगा। तो ये तभी पॉसिबल है कि आपका जैसे इसका ऐसा, ये ऐसा बना, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिर वो ऐसे पैरेलल हो जाएगा, ठीक। तो आप देख रहे हैं, तो ये आपका F1 है और ये F2 और ये डिस्टेंस D है, ठीक। कॉन्वेक्स का जो इमेज है वो कॉनकेव के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो कॉन्वेक्स के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, तभी पैरेलल रे आ रहा है, पैरेलल रे फोकस पे मिलता है, तो कॉन्वेक्स का फोकस होगा, ठीक। तो और उसका इमेज कॉनकेव के फोकस पे रहेगा तभी रे पैरेलल होगा, इसलिए आपका जो डी है वो F1 माइनस F2। तो F1 20 है, ये 5 है, इसलिए ये 15 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल ऑप्टिक्स इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक। तो इस केस में आप देखिए, सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का थोड़ा सा लॉजिक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना लगता है उसका लॉजिक है। तो आप देखिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा है, तो अपने को पता है लाइन अगर पास रहते हैं तो वहां पे फील्ड का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा है। लाइन अगर दूर हो गए वहां पे फील्ड का वैल्यू कम होता जाएगा। तो ये पॉइंट मान लीजिए 1 और ये 2, तो E1 पे फील्ड ज्यादा होगा कंपैरेटिवली 2 पे, ठीक? तो आप देखिएगा जो प्लस क्यू चार्ज है वो रिलेटिवली पास वाले फील्ड में है, मतलब वहां पे लाइन का गैप कम है, माइनस क्यू में गैप ज्यादा है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो फील्ड है वो E1 है और यहाँ पे फील्ड E2 है, तो दोनों फील्ड सेम नहीं है, E1 ज्यादा है। तो चार्ज, दोनों का चार्ज मैग्नीट्यूड बाई सेम, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड बाई सेम है। तो F इक्वल टू क्या होता है, QE। F इक्वल टू क्या होता है, QE। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो प्लस क्यू पे फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में, क्योंकि फील्ड तो आपका राइट साइड, ये फील्ड राइट साइड है, लेकिन नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट लगता है, तो इस पे पीछे लगेगा, ठीक। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्स F1 को लिखेंगे तो QE1, मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, F2 को लिखेंगे तो QE2, ठीक। सिंस E1 बड़ा है E2 से तो F1 बड़ा होगा F2 से। तो आप देख रहे हैं दो फोर्स लग रहा है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, और F1 बड़ा है तो नेट फोर्स जो आएगा वो राइट साइड आएगा। यानी डायपोल जो है, ये जो है वो आपका किधर मूव करेगा, राइट, ठीक है। और कोई भी चीज आपको पता है कि हाई टू लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। जैसे सिंपल सा लॉजिक देखिए, एक बॉल उसको छोड़ दिए तो वो अपने आप नीचे जा रहा है, क्यों, क्योंकि ऊपर में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है, नीचे में कोई भी चीज हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी जाता है, तो ये राइट साइड मूव करेगा और पोटेंशियल एनर्जी उसका डिक्रीज होगा, इसलिए ऑप्शन 2 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, थ्योरी है, इसमें कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है, देख के ही आंसर बता सकते हैं। ये आपका मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये फोटो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, काइंड ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ।
प्लस डी ब्रॉगली। ठीक, इसमें क्या बोला है कि एक लैम्डा वेवलेंथ इंसिडेंट होता है किसी मेटल प्लेट पे, लैम्डा वेवलेंथ की लाइट, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होता है। ठीक है, इसका जो वर्क फंक्शन है उसको नेग्लेक्ट कर देना है, यानी रफली जीरो ले लेना है। ठीक? तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो E इक्वल टू क्या होता है, आइंस्टाइन इक्वेशन 5 + k। तो जो फोटोन गिर रहा है वो उसका एनर्जी एस बाय लैम्डा है, 5 को रफली जीरो लेना है, तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी इतना से निकल रहा है। ठीक है, अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली, तो डी ब्रॉगली में क्या बोलता है कि लैम्डा इक्वल टू h/mv, मास इंटू वेलोसिटी, जिसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्या लिखते हैं हम लोग, 2m/ke। ठीक है, यहाँ पे आपको तो 2m/ke, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, तो ये m²v² आएगा इसका रूट, तो आप देखिएगा वो mv ही आएगा। ठीक है, इसलिए तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में बोला है तो लैम्डा डी इक्वल टू h/2m, के ई कितना था, sc/λ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। आप देख रहे हैं सारे आंसर में स्क्वायर के टर्म में आ रहा है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। लैम्डा डी का स्क्वायर इक्वल टू h² / 2m hc, ऊपर लैम्डा आ जाएगा, एक एच से एक एच कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आपका लैम्डा इक्वल टू 2mc/h, लैम्डा डी का स्क्वायर। यस, थर्ड। ठीक, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, आपको सॉल्व करना। ये क्वेश्चन ईएम वेव्स का है, डिस्प्लेसमेंट करंट ईएम वेव्स। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू कंडक्शन करंट होता है। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर इज गिवन बाय Q इक्वल टू सी। ठीक है, तो वोल्टेज चेंज हो रहा है, देखिएगा क्वेश्चन में वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। ठीक है, तो वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो वोल्टेज चेंज होगा ओवर द टाइम, साइन का फंक्शन है, तो आपका चार्ज चेंज होगा। तो इस तो अपने को करंट चाहिए, तो आई इक्वल टू क्या होता है, dq/dt। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, cv/dt। यहाँ पे कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो रहा है, वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सी, वी का वैल्यू दिया v0 sin ω t, तो v0 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है, लेकिन अंदर में टी अकेला नहीं है, टी में क्या मल्टीप्लाइड है, ओमेगा, तो वो भी बाहर आ जाता है। तो ये आपका सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया। ठीक, तो सिंपल से याद रखना है, ईएमएफ में कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। तो सिंस कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटर में चार्ज एट एनी फंक्शन एट एनी टाइम टी, मतलब कि कैपेसिटर पे चार्ज सीवी होता है, किसी भी टाइम पे उसका वोल्टेज वी है और कैपेसिटेंस सी है, तो उसमें चार्ज क्यू हो, फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, करंट आ जाएगा। अब ये तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली बता देंगे। तो वी डी मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E/m इंटू टाउ, मैग्नीट्यूड के टर्म में ये होता है। ठीक, करेंट डेंसिटी, करेंट को NaEVD भी लिखते हैं, ये करंट, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, तो ए से डिवाइड कर दीजिए, तो NeVD, तो करंट अपॉन एरिया ही डेंसिटी होता है। ठीक, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपका ए का आर आया और करंट डेंसिटी का क्यू आया, तो आर और क्यू दो ऑप्शन में, फर्स्ट और थर्ड। अब रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है m/ne²τ, यहाँ पे टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, तो टाउ इक्वल टू m/ne²ρ, यानी इसका पी एम है, तो आर, तो ये आपका ऐसे ही होगा। ठीक है, क्योंकि
ई इक्वल टू रो जे, ऐसा होता है ये। तो आर एस पी क्यू, ये ऑप्शन ए। तो ये आपका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है, उससे हो। ये आपका मैग्नेटिज्म में एम्पियर सर्किटल लॉ, ये मैग्नेटिज्म का पार्ट है, और स्पेसिफिकली एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, ये आपका फेमस ग्राफ है। ठीक है, फिजिक्स में 4 से 5 जगह ऐसा सिमिलर ग्राफ हम लोग यूज करते हैं। इसमें क्या बोला है कि एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है सब जगह। ठीक है, अंदर में फील्ड और बाहर में फील्ड का ग्राफ बताना है। ठीक है, तो अंदर में फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है इनसाइड में, और आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, तो जैसे तो अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब स्ट्रेट लाइन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यस। तो ऐसा सेम ग्राफ हम लोग एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और आउटसाइड, ऐसा सेम ग्राफ होता है। ठीक है, तो ये सब स्टैंडर्ड रिलेशन है, ये आपको लर्न करना है। ठीक है? अब सोचिएगा कि वहां पे डिराइव करके तो उतना टाइम तो रहता नहीं है, तो आपको ये स्टैंडर्ड, ये फिजिक्स में बहुत जगह हम लोग देखते हैं ऐसा सिमिलर ग्राफ। ये भी नेक्स्ट मैग्नेटिज्म का ही क्वेश्चन है, मैग्नेटिज्म। तो इसमें इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, आपको फोर्स वगैरह कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जैसे ही इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर देखिए, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है। ठीक है, अब पी पी से क्यू करंट फ्लो हो रहा है, करंट इधर है। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इस पे फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे। आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, राइट एंड थंब रूल यूज कीजिए या आई जे के वाला मेथड यूज कीजिए। ठीक है, करंट राइट साइड है, थंब राइट साइड रखिएगा, पॉइंट ऊपर है तो फिंगर कर्ल कीजिएगा तो बाहर की तरफ आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो होगा बाहर की तरफ, आउट आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, करंट आपका आई कैप में है, मैग्नेटिक फील्ड जो निकालना है ऊपर की तरफ निकालना है, तो आई क्रॉस जे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और चार्ज किधर मूव कर रहा है, आगे, ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, इसमें फोर्स का डायरेक्शन नहीं पूछा है, तो अभी हम लोग फोर्स का डायरेक्शन कैलकुलेट नहीं करेंगे, पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। वेलोसिटी कितना, 10⁵ इंटू बी। ठीक है, बी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, थीटा 90 है तो साइन 90। ठीक, तो ये 1.6 इंटू 10⁻14, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻7, करेंट आपका 5 है, नीचे 2 पाई है, और ये डिस्टेंस आपका 20 सेंटीमीटर है। तो जनरली जल्दी जल्दी में हम लोग उसको मीटर में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, ये सब यूनिट कन्वर्जन आप लोग को ध्यान रखना है। फिर इसको कैंसिल करेंगे, 80, 8 इंटू 10⁻20 न्यूटन, ये ऑप्शन। ठीक है, इस केस में आपको ऐसा भी पूछ सकता है डायरेक्शन। ठीक है, कि इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो आप देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी आई एक्स के में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो एफ इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में अगर बोला जाए तो क्यू वी क्रॉस बी होगा। तो यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है वो इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, तो उसका चार्ज नेगेटिव है, वेलोसिटी उसका एक्स एक्सिस में है। ठीक है, और
एज्यूम कर रहा हूँ मैं, ऐसे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के में, तो आई क्रॉस के माइनस जे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जे क्या है, यानी इस पे जो फोर्स आएगा वो ऊपर की तरफ से, अगर फोर्स पूछता तो वो ऊपर होता है, ये मैग्नीट्यूड है। ये सिंपल आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में आर इक्विवेलेंट का, करंट इलेक्ट्रिसिटी आर इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है। तो बोला है कि चार वायर है, सबका लेंथ सेम है, एरिया सेम, मटेरियल सेम है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए, मटेरियल सेम यानी रेजिस्टिविटी सेम, लेंथ सेम यानी रेजिस्टेंस ऑफ ऑल, सारा रेजिस्टेंस सेम, तो चार रेजिस्टेंस पैरेलल में है, सब आर है, तो पैरेलल में आर बाई फोर हो जाएगा। वही क्वेश्चन में 0.25 यानी 1/4 दिया है, तो आर का वैल्यू 1 यानी हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम होगा। अगर ऐसा पूछता तो आप देखिएगा ऑप्शन में 1 ओम है, तो यहाँ पे गलती से हम लोग जल्दबाजी में टिक कर दे, हर 1 आया तो टिक कर दे, लेकिन क्वेश्चन पढ़िएगा आपको ये निकालना है व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ ऑल फोर आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी सारे को सीरीज में कर दे, तो ये सारा आर है, तो इसका वैल्यू निकालना है, तो सीरीज में ऐड हो जाता है, तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा 4R, और आर का वैल्यू क्या है 1। तो इस तरह आंसर दिया रहता है, सो दैट आपका 1 आया तो आप देखिएगा, तो जल्दबाजी में हम लोग करें मार्क कर देते हैं, तो वहां पे नेगेटिव हो जाता है। बस आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। ये न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड है, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ मैं कर दूं। तीन तरह का डीके होता है, अल्फा डीके, अल्फा डीके में अगर कॉन्फ़िगरेशन ये है, ठीक है, तो अल्फा डीके में चार मास का लॉस होता है, और एटॉमिक नंबर में दो का लॉस होता है, और साथ में अल्फा पार्टिकल निकलता है। बीटा भी दो तरह का होता है, एक बीटा माइनस डीके, तो बीटा माइनस डीके में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में एंटी न्यूट्रिनोमेट्री होता है, तो उस केस में आपका मास नंबर एज इट इज रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो जाता है क्योंकि न्यूट्रॉन टूट रहा है, ठीक है, तो ए वाई जेड प्लस वन, ठीक है, बीटा प्लस डीके ए, तो बीटा प्लस डीके में प्रोटॉन टूटता है न्यूट्रॉन में, उसमें एक आपका एटॉमिक नंबर में डिक्रीज हो जाता है। गामा डीके में चेंज नहीं होता है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, वहां पे ऑर्बिट का चेंज होता है। तो आप देख रहे हैं एक्स से बी जाने में जेड से जेड माइनस वन, तो जेड से जेड माइनस वन यानी बीटा प्लस होगा, यानी पहला वाला बीटा प्लस, ठीक है। फिर जेड से जेड माइनस थ्री यानी दो का चेंज हो रहा है, दो का चेंज किसमें होता है अल्फा में, यानी सेकेंड वाला अल्फा है। फिर जेड माइनस थ्री से जेड माइनस टू यानी एक इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज किसमें होता है बीटा माइनस, तो ये बीटा माइनस, तो ये सीक्वेंस होगा, ठीक है, तो ये आपका, ठीक। तो आपको बेसिक किसी भी डीके में कॉन्फ़िगरेशन किस बेसिस पे चेंज होता है वो आपको याद रखना है। इस केस में ऐसा भी पूछ सकता है कि जो डी है उसका मास नंबर क्या होगा, ठीक है, तो बीटा माइनस हो या बीटा प्लस हो मास नंबर चेंज नहीं होता, तो पहला आपका बीटा प्लस है तो मास नंबर चेंज नहीं होगा, तो एक्स का मास नंबर ए है तो इसमें भी ए ही होगा। सेकेंड वाला अल्फा है, अल्फा में मास नंबर में 4 का डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे ए माइनस फोर। फिर सी से डी में वो बीटा माइनस है, तो उस केस में भी मास नंबर चेंज नहीं होगा, तो ये ए माइनस फोर होगा। यानी इसमें अगर मास नंबर पूछता है डी का, मास नंबर ऑफ डी, वो ए माइनस फोर होता है, ठीक है। लेकिन आपको सीक्वेंस पूछा है वो आपको समझ में आ गया, ठीक। तो ये सब स्टैंडर्ड न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, आपको डीके का याद रखना, ठीक। नेक्स्ट पूछा है, ये भी न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, बैक टू बैक न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक, हाफ लाइफ, ठीक है।
तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? log 2 बाई लैम्डा। तो वो आपको 100 आर दिया है, तो log 2 बाई लैम्डा। तो यहाँ से आपने लैम्डा का वैल्यू निकाल लिया, log 2 बाई 100। ठीक, इसमें बोल रहा है कि द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 150 आर। तो एक्टिविटी का फॉर्मूला ए इक्वल टू ए नॉट ई पे पावर माइनस लैम्डा टी। कितना लेफ्ट है, कितना लेफ्ट है? तो ए लेफ्ट है, पहले कितना था? ए नॉट था, तो ए बाई ए नॉट क्या बताएगा कितना बचा, कितना फ्रैक्शन बचा? वो ई पे पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा का वैल्यू आपका log 2 बाई 100 और टी का वैल्यू 150 दिया हुआ। तो ई पे पावर 150 बाई 100 यानी 3/2 log 2। ये आपका 2 पे पावर माइनस 3/2 होता है, यानी 1/2 का। ठीक, तो इसको √2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पावर 3/2। तो √2 का क्यूब क्या होता है? √2 इंटू √2 इंटू √2 यानी 2√2, इसलिए ऑप्शन ये हो। ठीक है, तो आपका स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है, इससे आपका सॉल्व होगा। ये भी आपका काइंड ऑफ क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है। क्वांटम फिजिक्स जो फोटो इलेक्ट्रिक का पार्ट है, क्वांटम फिजिक्स फिजिक्स फोटोन से रिलेटेड है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, फॉर्मूला होता है पी बाई ई। यहाँ पे पी जो है पावर ऑफ सोर्स, ई एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो आप देखिएगा जो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड ऑन एवरेज इमिटेड, राइट। तो फोटोन का वेवलेंथ दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, वो आपको निकालना है। तो एनर्जी लैम्डा के टर्म में क्या होता है? एस सी बाई लैम्डा। 3.3 दिया हुआ है, 3.3 को 10/3 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, आप देखिएगा पावर में डिफर है। ठीक है, तो ये सब अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। ठीक है, ये पावर है। अब ई का वैल्यू निकालेंगे, एस सी बाई लैम्डा। तो एस 6.6 है, जिसको 20/3 मैं क्लास में आपको बताया कितनी पर, -34। सी का वैल्यू 3 × 10⁻⁸ और लैम्डा दिया हुआ 600 नैनोमीटर यानी 6 × 10⁻⁷। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 10/3 आ रहा है, 20/6, ये -26, तो 10⁻33, ये आपका ऐसा आ रहा है। सॉरी, तो 26 -90, यस। ये दोनों आ गया, तो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, तो पावर 10/3 इंटू 10⁻³ है। ये ई का वैल्यू 10/3 इंटू 10⁻⁹ तो 10/3 10/3 कैंसिल आउट, -19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, +19 -3 16, इसलिए ऑप्शन थर्ड होगा। ठीक, ये ये फिर से न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है। न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना सारा आ गया। न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें क्या है, एक न्यूक्लियस है, मान लीजिए एक्स, वो ब्रेक हो रहा है वाई और जेड में। ठीक है, इसका मास नंबर 240 है, इसका 120, इसका 120, मास नंबर सेम रहना चाहिए दोनों साइड का टोटल। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ एक्स के लिए 7.6 एंड वाई और जेड का सेम 8.5, इसका भी 8.5 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन।
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आपको बोल रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी में गेन कितना होगा। कोई भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी ग्रेटर होना चाहिए रिएक्टेंट से। तो तो नेट बाइंडिंग एनर्जी, तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है, तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनटू मास नंबर। तो चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में वाई का मास नंबर ये है, वाई का 8.5 है, जेड का मास नंबर ये है, जेड का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 है, रिएक्टेंट का मास नंबर ये है, रिएक्टेंट का बाइंडिंग एनर्जी पर। तो आप देखिएगा 120 120 8.5 कॉमन ले लीजिए, तो 240 इंटू 8.5 माइनस 240 इंटू 7.6, 240 कॉमन लेने का 8.5 माइनस 7.6, तो ये 0.9, तो 240 इंटू 0.9, ये 260 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी में इंक्रीमेंट है। ठीक, ये आपका, तो जब भी बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये आपका कैपेसिटर का क्वेश्चन है, सिंपल सा सी इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैपेसिटर। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको इसको मान लीजिए पॉइंट ए, इसको मान लीजिए बी, तो यहाँ से ये पूरा और यहाँ से ये पूरा, इस सिर्फ प्लेन वायर है, तो प्लेन वायर में वोल्टेज चेंज नहीं होगा, तो यहाँ का भी वोल्टेज बी रहेगा, यहाँ पे भी वोल्टेज। तो आप देखिएगा इस कैपेसिटर पे दोनों एंड पॉइंट पे वोल्टेज सेम है, इसमें चार्ज वगैरह फ्लो नहीं होगा, लेकिन इधर का और इधर का ए और बी अलग है, तो दोनों पैरेलल में होगा, तो जिसमें नहीं फ्लो रहा है उसको हम लोग हटा देंगे सर्किट से। तो ये आपका सिंपल सा सेटअप बचा, ये सी है, ये सी है, पैरेलल में ऐड हो जाता है तो 2C ऐड। तो जब भी ऐसा प्लेन वायर वगैरह रहता है तो वोल्टेज लेके सॉल्व करते हैं हम लोग। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैट का, इलेक्ट्रोस्टैट्स। ठीक है, इसमें क्या बोला है, टू स्फेरिकल कंडक्टर कनेक्टेड बाई वायर। ठीक, दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जब भी दो कंडक्टर को वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी वजह से चार्ज फ्लो होता है, और चार्ज तब तक फ्लो होता है जब तक दोनों का वोल्टेज सेम ना हो जाए। हमेशा याद रखिएगा चार्ज सेम नहीं, वोल्टेज। ठीक है, तो फाइनल में इसमें चार्ज Q1 है और इसमें Q2, फाइनल, ऐसा फाइनल बोल रहा हूँ, और रेडियस R1 है, R2, तो फाइनल में दोनों का वोल्टेज सेम होगा, तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है KQ/R। सिंस दोनों का वोल्टेज सेम है तो KQ1/R1 इक्वल टू क्या आना चाहिए, KQ2/R2। यस सर। ठीक है, अब तो आप देखिएगा के कैंसिल हो जाएगा, तो Q1/Q2 इक्वल टू क्या आ रहा है, R1/R2। आपको निकालना क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, और स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4πr²। ठीक, तो सिग्मा का रेशियो निकालना है, σ1/σ2, तो Q1/4πr1² और इसका Q2/4πr2²। तो ये आ जाएगा Q1/Q2, 4π कैंसिल हो जाएगा, R2 ऊपर चला जाएगा, R1 नीचे चला जाएगा, इसका स्क्वायर। तो Q1/Q2 हम लोग ये निकाल चुके हैं, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, R1/R2, ये R2 का स्क्वायर है, ये R1 का स्क्वायर है, एक R2 से एक R2 कैंसिल, एक R1 से एक R1 कैंसिल, तो ये R2/R1 आ रहा है। तो ये आपका आंसर। तो ये स्टैंडर्ड आपको फॉर्मूला से ये सब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में करते हैं, ये दो कंडक्टर को ज्वाइन कर दिए तो चार्ज तब तक फ्लो होता है जब तक दोनों का वोल्टेज सेम ना हो जाए, तो वोल्टेज को इक्वेट किए तो चार्ज का रेशियो आ गया, चार्ज का रेशियो रेडियस के रेशियो, सिग्मा चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया होता है 4πr², सिग्मा का रेशियो लीजिए उससे पुट किया ऐसा। इस केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रेशियो पूछ सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड
का रेशियो, तो E1/E2। अगर E1/E2 पूछता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ1/R1 का स्क्वायर, KQ2/R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिएगा Q1/R1 का स्क्वायर, Q1/Q2, के कैंसिल हो जाएगा, R2/R1 का होल स्क्वायर। एकदम सिमिलर, जैसे डेंसिटी का फॉर्म आ रहा है वैसे ही ये आ रहा है। ठीक है, यानी जो सिग्मा का रेशियो होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जो सिग्मा का रेशियो होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो होगा। तब ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि लार्ज अपर्चर क्यों रखना चाहिए। ठीक है, तो लार्ज अपर्चर, लार्ज फोकल लेंथ। ठीक है, तो देखिए टेलीस्कोप से हम लोग बहुत दूर की चीजें देखते हैं, तो बहुत दूर से लाइट कम आ रहा है, तो अगर एपर्चर कम रखेंगे, एपर्चर कम रखेंगे तो बहुत कम लाइट आएगा, इसलिए हम लोग बड़ा एपर्चर रखते हैं कि ज़्यादा लाइट आए, सो दैट क्लैरिटी ज़्यादा रहे। ठीक है, और इसमें एक रिजॉल्विंग पावर भी होता है 1.22 A/λ। तो डायमीटर जितना बड़ा होगा, ज़्यादा फोकल लेंथ होगा, तो आपका रिजॉल्विंग पावर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बेटर रिजोल्यूशन के लिए आपका बेटर लाइट गैदरिंग है, क्वालिटी ऑफ इमेज, ये आपका। ठीक है, लार्ज एपर्चर कंट्रीब्यूट टू क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ इमेज, लार्ज एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव इंश्योर बेटर। तो आप देखिएगा ऑप्शन 1 और 2 मोर और लेस सेम ही चीज कह रहे हैं। ठीक है, और ऑप्शन 3 भी बेटर रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो एक दो ऑप्शन करेक्ट है, यानी ऑल ऑप्शन करेक्ट होगा। ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग ये आपका ईएम वेव से रिलेटेड है। ईएम वेव, तो उसमें क्या बोला है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो ई क्रॉस बी के डायरेक्शन है, मतलब ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन, यानी वेव आपका एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए सी है। ठीक है, सी डायरेक्शन ऑफ स्पीड या सी इज अलोंग ई क्रॉस बी। ठीक है, तो वेव आपका एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, यानी आई कैप है। तो आपको दोनों में क्रॉस करके देखना है किस केस में आपका आई कैप आ रहा है। तो ऑप्शन ए, तो जे प्लस के को क्रॉस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को। तो जब भी सेम वेक्टर रहता है, जब भी सेम वेक्टर को क्रॉस करते हैं तो वो जीरो होता है। तो जे प्लस के और जे प्लस के को क्रॉस करना है तो ये जीरो आएगा। ऑप्शन 2, माइनस जे प्लस के को क्रॉस करना है माइनस जे माइनस के से। ठीक है, इसमें भी दोनों सेम नहीं है, लेकिन माइनस जे जीरो, माइनस जे माइनस के आई आएगा, के क्रॉस जे माइनस आई, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के क्रॉस के जीरो, यानी ये आपका आई के डायरेक्शन में आ रहा है और आपका वेव भी आई में था। ये एक पॉसिबल है। थर्ड, जे प्लस के को क्रॉस करना, उसमें से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, आप देखिएगा फिर से ये जे प्लस के और जे प्लस के को क्रॉस करना है, ये भी जीरो। फोर्थ में देखेंगे माइनस जे प्लस के को क्रॉस करना है माइनस जे प्लस के, तो वो भी जीरो। ठीक है, तो बस आपका ऑप्शन 2। तो ये सब ऑप्शन से हम लोग फाइंड करते हैं। तो याद रखिएगा वेव का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ई और बी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करते हैं, उससे जो डायरेक्शन आता है वही वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन। नेक्स्ट, ये पोटेंशियोमीटर का ये करंट इलेक्ट्रिसिटी या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है कि
जब हम लोग 1.5 वोल्ट कनेक्ट करते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ ये है, 2.5 तो बैलेंसिंग लेंथ कितना होगा, तो ये सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है E1/2, क्योंकि जो EMF बैलेंस करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ होता है। E1/E2 इक्वल टू क्या आएगा, L1/L2, 1.5/2.5 इक्वल टू 36 अपॉन ये लेंथ निकालना है 3, 5, 12, तो L इक्वल 60 सेंटीमीटर ऑप्शन ये। तो ये आपका एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। ये आपका कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैपेसिटर, ठीक है, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, आपको एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला कैपेसिटर में या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो आपको एनर्जी निकालना है तो उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। तो ये कैपेसिटर का प्लेट है, तो ये प्लेट एरिया ए है और ये डिस्टेंस डी है, तो वॉल्यूम क्या होगा, एडी। उसको एडी डाल देगा, तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये एडी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन टाइप इज सेम एज। तो एन टाइप बना लेते हैं। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन होता है और होल आपका माइनॉरिटी रहता है। यस, ये एन टाइप होता है। पी टाइप का देखेंगे। तो पी टाइप में मेजोरिटी क्या होता है, होल, माइनॉरिटी आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यस। दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई करें, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो किस पे लगाएगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा। होल ऐसा अज्यूम करते हैं कि उसको पॉजिटिव देता है, लेकिन एक्चुअल में होल तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा वो इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कंपेरेटिवली पी टाइप में, इसलिए एन टाइप का करंट ज्यादा होगा। तो आई इन एन टाइप ग्रेटर देन आई इन पी टाइप। अब ये आपका सेमीकंडक्टर, ऊपर वाला भी सेमीकंडक्टर से था, ये भी सेमीकंडक्टर से, ठीक है। तो ये पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड है। तो जीना डायोड, तो जीना डायोड ये आपका सिंबल ये ऐसा होता है, इसका काम है वोल्टेज रेगुलेट करना, ठीक है। और ये ब्रेकडाउन रीजन में काम करते हैं। ब्रेकडाउन रीजन किस में आता है, तो आपका रिवर्स बायस में आता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपको स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, तो ये यहाँ पे ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है, इसमें सडनली करंट चेंज होता है। यहाँ पे सडनली करंट चेंज होता है लेकिन वोल्टेज एट इट इज रहता है। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम कर रहे हैं। तो ये एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि ब्रेकडाउन रीजन में करंट चेंज हो रहा है लेकिन ये वोल्टेज को मेंटेन करता है, ठीक है। बी, पीएन जंक्शन में जो बैरियर पोटेंशियल होता है 0.1 टू 0.3, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि आप देखिएगा सिलिकन सिलिकन का 0.7 वोल्ट होता है, जर्मेनियम का 0.3 होता है। ये स्टैंडर्ड डेटा है, ये आपको याद ही होगा, ठीक है। तो अगर 0.1 से 0.3 होता तो सिलिकन का 0.7 कैसे होता है, इसलिए ये रॉन्ग, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल है, ये आपको बेसिक बेसिक आइडिया है, इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, आपको बेसिक आइडिया है सिलिकॉन जर्मेनियम का, उससे आप समझ सकते। ठीक, ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पोलर मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, ये सब केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। पोलर और नॉन पोलर। पोलर में जिसमें पहले से कुछ डाइपोल मोमेंट है, पोलर में जिसमें पहले से कोई डाइपोल मोमेंट है उसको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। ऑलरेडी हैविंग सम डाइपोल, हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट वो नॉन पोलर होता है, ठीक है।
और नॉन पोलर को फील्ड में रखते हैं तो डायपोल मोमेंट आता है। अगर नॉन पोलर की बात करते हैं तो ऑप्शन 2 बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का जरूरत नहीं है, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल जैसे ये S2 हुआ, इसका शेप से ही देख रहे हैं कि ये ऐसा ये ऐसा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कभी जीरो थोड़ी होगा, ये ऐसा होगा, ये नॉन पोल सॉरी ये पोलर है तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो पोलर मॉलिक्यूल उसको कहते हैं जिसमें पहले से कुछ डायपोल मोमेंट होता है, एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे और भी डायपोल मोमेंट। अब ये भी सेमीकंडक्टर का है, लॉजिक गेट, सेमीकंडक्टर ना लॉजिक गेट, ठीक। तो इसका देखेंगे तो ये आप डायग्राम से देखिएगा, 0 0 और ये 1 डाल रहे हैं, यहाँ पे 1 0 1 डाल रहे हैं। देखिए ऐसा सिंबल मतलब होता है कि जो नीचे है उसको उसका रीडिंग को 0 मानते हैं, जो ऊपर है उसका रीडिंग को 1 मानते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा ऊपर है तो 1, नीचे है तो 0, ये 1 0 1 0 1 1 0, ठीक। अब तो अब देखिए, ठीक है, कोई भी दो पहला देखते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है, 0 तो ए को अगर 0 डालते हैं, ठीक है, ए को अगर 0 और बी को 0 डालते हैं तो ये आपका एंड गेट है। तो एंड गेट में मल्टीप्लीकेशन, तो 0 0 मल्टीप्लाई करें 0 होगा। अब बी 0 है नीचे में और सी 1 है तो 0, और ये एंड गेट है, फिर उसमें नॉट लगा है तो 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, वो नॉट उसको 1 कर देगा। अब ये और गेट है तो और गेट में एडिशन होता है, 0 और 1 का एडिशन 1 होगा, यानी आपका 1 होना चाहिए, यानी पहला जो आपका है वो ऊपर होना चाहिए। तो ये और ये नहीं होगा, ऊपर वाला ये है और ये, ठीक है। 0 मतलब नीचे, यहाँ पे 5 मतलब ऊपर है, ठीक है। अब सेकेंड का देखेंगे, ठीक है, ए को 1 डाला, बी को 0 डाला और सी को 1 डाला, ठीक है। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे एंड गेट में, तो मल्टीप्लाई किए तो 1 और 0 मल्टीप्लाई होकर 0 होगा। बी और सी को भी मल्टीप्लाई किया, 1 और 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, वो नॉट गेट उसको 1 कर देगा। अब 0 और 1 ऐड होके ये भी 1 आएगा, तो सेकंड में भी 1 आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये 0 हो गया था, ठीक है, नीचे चला गया था, इसलिए ऑप्शन थर्ड है। तो दो इनपुट से आप चेक कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये फिर से ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है। तो इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट आपका, इसमें लेंस फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, 1/v 1/u इक्वल टू 1/s, 1/v पहला, देखो रे ऐसे जाएगा फिर इससे टकराएगा फिर वापस आएगा फिर इससे रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। यानी लेंस में 2 बार रिफ्लेक्शन, मिरर में 1 बार, ठीक है। तो 1/v, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है इसलिए नेगेटिव है, -60, फोकल लेंथ आपका 30, तो 1/v इक्वल टू 1/30 माइनस 1/60, तो ये आपका क्या आ रहा है 1/60, यानी जो इमेज है वो 60 सेंटीमीटर पे प्लस में आ रहा है राइट साइड, यानी ये आपका ऐसा, ये ऐसा, तो ये 60 है, ये 40 है। तो इसका इमेज जो आ रहा था प्लस में आ रहा था, यानी लेंस के राइट साइड बनेगा 60 सेंटीमीटर दूर, तो 60 सेंटीमीटर दूर यानी यहाँ ये मान लेते हैं I1, तो ये 60 है, ठीक है। तो लेंस का जो इमेज है वो रियल है, लेकिन वो मिरर के पीछे बन रहा है, तो मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो 20 होगा, और मिरर के पीछे कोई चीज रहता है तो उसको वर्चुअल कहते हैं,
तो मिरर इक्वल डिस्टेंस पे बनाता है, तो मिरर जो इमेज बनाएगा वो यहाँ बनाएगा। तो मिरर से 20 सेंटीमीटर पीछे था, तो मिरर इधर बनाएगा 20 सेंटीमीटर। अब ये जो I2 है वो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट था वो वर्चुअल था, पीछे था, तो मिरर इमेज जो बनाएगा वो रियल बनाएगा। तो अब यहाँ से रे ऐसे जाएगा, ठीक। तो अब इसका लेंस के रिस्पेक्ट में फोकल लेंथ देखेंगे, सॉरी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखेंगे, क्योंकि मिरर का जो इमेज है वो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये 20 है और 40, तो 40 माइनस 20 20, ठीक है। तो अब फिर से हम लोग लेंस में का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1/v, ठीक है। अब रे इधर जा रहा है, ठीक है, और लेंस के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है रे इधर जा रहा है, लेंस के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट इधर है, तो वो नेगेटिव ही होगा, इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होता है, तो 1/v इक्वल टू 1/30 माइनस 1/20। तो ये -1/60 है, नेगेटिव है, यानी पीछे ही बनेगा, मतलब लेंस के रिस्पेक्ट में यहाँ से 60, ठीक है, यहाँ से 60 ही बनेगा, ठीक है। तो और जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही इमेज बनता है, तो वो वर्चुअल होता है। तो लेंस से 60, तो वो मिरर से कितना होगा 20, यानी फाइनल जो इमेज होगा वो लेंस से 60 या मिरर से 20 और वर्चुअल। तो लेंस से 20 नहीं होगा, लेंस से 30 नहीं होगा, मिरर से 30 नहीं होगा, ये आपका आंसर है। यानी 2 बार लेंस फॉर्मूला और 1 बार प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस सेम होता है। ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इमेज वर्चुअल होगा, इमेज वर्चुअल है तो ऑब्जेक्ट रियल होगा, उल्टा हो जाता है बस। ये सिंपल सा ट्रांसफॉर्मर, इसको भी एसी में ही डाल देते हैं, एसी में भी ट्रांसफॉर्मर, ठीक। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, ठीक, यानी ये इनपुट साइड है 220 वोल्ट आप अप्लाई कर रहे हैं, आउटपुट साइड में 11 वोल्ट, पावर है 44 वोल्ट। पावर लॉस नहीं है, तो पावर लॉस नहीं है यानी आइडियल है, तो इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, ठीक है। तो आउटपुट 44 वॉट है, तो इनपुट पावर भी 44 होगा, ठीक है। तो आप तो इनपुट पावर इक्वल टू, तो पावर वी आई होता है इनपुट वोल्टेज इनटू इनपुट करंट। तो पावर ये पता है वोल्टेज 220 है, इनपुट करंट निकालना है। इनपुट मतलब प्राइमरी, इसको प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी को या इनपुट को, ये सेकेंडरी है, इसको आउटपुट कह सकते हैं, ठीक। तो ये बाई 220 यानी ये 0.2 एम्पियर, यस, ठीक है। इस केस में आपको नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो पूछ सकता है, ठीक है। तो जिधर नंबर, तो N1/N2 इक्वल टू क्या होता है V1/V2, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स N1/N2 इक्वल टू 220/11 यानी 20, यानी इस साइड अगर नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इधर N2 है, तो N1/N2 20। नंबर ऑफ टर्न्स एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है, तो N1/N2 इक्वल टू V1/V2, ठीक है। आपको सेकेंडरी का भी करंट पूछ सकता है, सेकेंडरी का करंट कैसे निकालेंगे, तो पावर सेकेंडरी का इक्वल टू वोल्टेज सेकेंडरी का, करंट सेकेंडरी का, तो 44 11 आई सेकेंडरी, तो आई सेकेंडरी 4 एम्पियर, ठीक है। लेकिन अपने को इनपुट पूछा था प्राइमरी, वो है सॉल्व। थ्री रजिस्टर है, तीनों को कनेक्ट कर दिए पैरेलल में, तो आपको करंट बताना। तो देखिए पैरेलल में करंट जो डिवाइड होता है इनवर्स रेशियो में होता है, पैरेलल में जो करंट डिवाइड होता है वो इनवर्स। मान लीजिए करंट आ रहा है, ये x है ये y है, तो अगर आई एक्स निकालना है तो हमेशा याद रखना एक्स में निकालना, ऊपर में निकालना है तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऊपर और नीचे का सम इनटू टोटल कितना करंट है आई, ठीक। तो सेम लॉजिक आप देखिए, इसमें I1 आ रहा है, ठीक है, और आपको I3 निकालना है, ठीक है, I3, तो I3 निकालना है
तो I3 R3 में है, तो नीचे नीचे में निकालना है तो नीचे से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऊपर से डिवाइडेड बाय ऊपर और नीचे का सम। और आया कितना करेंगे पूरे सर्किट में, ये पूरे में I1 आया। तो आपको क्या पूछ रहा है, I3/I1, वो R2/R2 प्लस 3 R3, ये आपका है। ठीक है, सिंपल सा पैरेलल में इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है, तो आपको देखना है। अब इसमें ये आपका सिंपल मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, या इसको कहो कि वेक्टर का क्वेश्चन है। मैग्नेटिज्म में वेक्टर कॉन्सेप्ट यूज करना, मैग्नेटिज्म प्लस वेक्टर। ठीक है, तो F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है। ठीक है, F दिया हुआ 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 12k कैप, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, F दिया हुआ है, चार्ज आपका 1 है। ठीक है, वेलोसिटी 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, उसको क्रॉस करना है मैग्नेटिक फील्ड से, बी आई कैप बी जे कैप प्लस बी नॉट के कैप, और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक, तो क्रॉस कैसे करते हैं, आई जे के, तो v क्रॉस b कर रहे हैं तो v के कोफिशिएंट को ऊपर लिखेंगे 2 4 6, मैग्नेटिक फील्ड के कोफिशिएंट को नीचे लिखेंगे। यस, ठीक है, पहले दो कॉलम को बाहर निकालो, फिर i के लिए एक छोड़कर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, 4 b नॉट माइनस 6b, आई के लिए ऐसा, जे के लिए इसको इससे एक छोड़कर, तो 6b माइनस 2b नॉट जे के लिए इसको इससे, तो 2b माइनस 4b के ठीक। तो अब पहला दूसरा इसको छोड़ो इसको पकड़ो, तो के में क्या आ रहा है, माइनस 2b आ रहा है, क्या, ठीक है। और फोर्स में कितना है, के में 12, बाहर में तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करो कोई, तो कंपेयर करोगे तो माइनस 2b इक्वल टू 12 आ रहा है, तो b इक्वल टू माइनस 6। तो b आपका पहला और दूसरा कोफिशिएंट है, तो जिसमें माइनस 6 वाला है वो वाला आंसर हो, कुछ नहीं करना और बाकी सब कंपेयर नहीं करना। ये भी आपका मैग्नेटिज्म से, मैग्नेटिक डायपोल से रिलेटेड है, मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल। तो मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मीना आई एन ए, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू आई एन ए, आई करंट एन नंबर ऑफ टर्न्स, ए एरिया ऑफ लूप। तो इसमें क्या बोला है कि 12 एक वायर है जिसका लेंथ 12 है, रेजिस्टेंस आर है, उसको हम लोग ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, जिसका साइड ए, तो ए साइड है, आपके पास एक वायर 12 है, तो इस ट्राइंगल में इसका पेरीमीटर कितना होगा, इसका टोटल लेंथ, ठीक है, तो 3 है। लेकिन आपके पास कितना वायर है, 12 का, तो 12 से कितना ट्राइंगल बना सकते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालेंगे, तो टोटल लेंथ बाई लेंथ ऑफ वन शेप, वो चार्ट आना है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ये फर्स्ट वाला बता रहा हूँ मैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट करेंट नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 4, और ट्राइंगल का एरिया इक्विलेटरल का √3/4 ए स्क्वायर, तो 4 से 4 कैंसिल, तो √3 आई ए स्क्वायर। सेकेंड में बोला है शेप स्क्वायर, तो इस तो स्क्वायर का पेरीमीटर आपको पता ही है 4a होता है, लेकिन आपके पास टोटल लेंथ कितना है 12, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा 12a/4 यानी 3, तो मैग्नेटिक मोमेंट आई, नंबर ऑफ टर्न्स और स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर यानी 3ia स्क्वायर। ठीक, तो आप पहला ही निकाल के ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, क्योंकि √3 है और √3 किसी में है ही नहीं। ठीक, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका एसी से है, एसी वाला। ठीक है, एसी में भी आपका क्वालिटी फैक्टर से, क्वालिटी फैक्टर।
ठीक है। तो इसमें रेजोनेंस कर्व जो होता है, शार्पनेस और रेजोनेंस कर्व, ये ऐसा, ये आई वर्सेज ओमेगा, ये होता है हाफ पावर का, मतलब आई नॉट बाई रूट टू, ये आई नॉट, ये ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा होता है, ये ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। ये चीज को बैंडविड्थ कहते हैं। तो बैंडविड्थ, तो दोनों का डिफरेंस लीजिएगा, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, तो दोनों का डिफरेंस 2 डेल्टा ओमेगा है। तो देखिए क्वालिटी फैक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, रेजोनेंस बाई बैंडविड्थ, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाई बैंडविड्थ, वही क्या होता है ओमेगा नॉट एल बाई आर। तो इससे कैंसिल कीजिएगा, तो बैंडविड्थ कितना है आपका आर बाई एल। तो आपको क्वेश्चन में आर कितना दिया हुआ है 40, एल कितना दिया हुआ 5, तो ये 8 है। यानी आपका, आपको ये दोनों ओमेगा पूछ रहा है, ठीक है, इसको ओमेगा 1 मान लो, इसको ओमेगा 2, यानी ओमेगा 2 और ओमेगा 1 का डिफरेंस 8 होना चाहिए। तो आप देखिए कौन से ऑप्शन में डिफरेंस 8 आ रहा है, 20, तो पहले ऑप्शन में 25 और 75 का डिफरेंस 50 है, दूसरे में 25 है, तीसरे में ये 8 आ रहा है, तो ये डायरेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जहाँ पे पावर जो होगा हाफ पावर, हाफ पावर मतलब आपका हाफ पावर में वही बैंडविड्थ वाला ही केस है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में पावर मैक्सिमम होता है हाफ पावर के लिए, दो फ्रीक्वेंसी पे हो सकता है, ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, उन दोनों के डिफरेंस को बैंडविड्थ कहते हैं। और क्वालिटी फैक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये ओमेगा बाई बैंडविड्थ, वही होता है ओमेगा नॉट एल बाई आर। तो बैंडविड्थ क्या हो गया, यानी दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आर बाई एल। तो आपकी 8 आए, तो देखिए कौन से में दोनों का डिफरेंस 8 आ रहा है, उससे वही आंसर होगा। ठीक, ये आपका ईएमआई है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइव टू बाई आई वन, ऐसा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह अपने को बस रेशियो पूछ रहे हैं। तो सर्कुलर लूप है, तो एक बड़ा सा लूप है और एक छोटा सा लूप है। ठीक है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2। तो R1 को प्राइमरी मान लेंगे, तो सिंस ये लूप छोटा है तो ये सेंटर अज्यूम कर लेंगे, R2 वाला जो सेंटर पे। तो प्राइमरी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, सर्कल की वजह से म्यू नॉट आई बाई 2R। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया B1। तो अब मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया तो फ्लक्स निकालेंगे, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। हम लोग फ्लक्स किससे निकाले हैं, लूप 2 से। तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, उसका रेडियस ये आ गया। तो फ्लक्स क्या होता है, तो 5/2 तो आई से डिवाइड कर देंगे, तो आपका म्यू नॉट आई पाई R2 का स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं लिया हूँ मैं, ठीक है, वो सब 1 मान लिया। आई, आई से आई कैंसिल हो गया, तो एम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर। यस, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्लक्स इन लूप 2 डिवाइडेड बाय करंट इन लूप 1। तो किसी को भी सिंस सर्कल का R1 का रेडियस बहुत बड़ा दिया है और R2 का बहुत छोटा है, यानी उसको पॉइंट मान लिए, तो सर्कल की वजह से सेंटर पे फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2R। अब इसकी वजह से सेंटर पे फील्ड हो गया, R2 उस सेंटर पे ही रखा है, तो फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, आपका एरिया वेक्टर भी अंदर है, तो थीटा 0 होगा, तो फ्लक्स निकाल लिया, फ्लक्स बाई करंट हो गया, उससे आपका आंसर आ गया। इसमें क्या बोला है कि बहुत सारे ड्रॉप हम लोगों ने कंबाइन किया, ये बहुत सारे ड्रॉप है, बहुत सारे। ठीक है, सबका टोटल 27 ड्रॉप है, सब में वोल्टेज 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट, 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 220
तो वोल्टेज सिंगल का निकालेंगे तो के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर ऐसा, वो 220 दिया हुआ है। अब क्या बोला है कि मैंने सबको 4 दिया, तो सबको 4 दिया, सब में चार्ज मान लो क्यू है और एक बड़ा ड्रॉप बना दिया, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे तो 27 क्यू। अब इसका रेडियस निकालेंगे तो ये आर डैश है। तो रेडियस कैसे निकालते हैं, तो वॉल्यूम कंजर्व करके। एक ड्रॉप का रेडियस कितना था, 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन वैसा वैसा कितना ड्रॉप था 27, उसी को 4 के एक बड़ा सर्कल बनाया, बड़ा स्फीयर बनाया, तो उसका वॉल्यूम आर डैश का क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, आर डैश का क्यूब इक्वल टू 27 आर क्यूब, तो क्यूब हटाएंगे यहाँ पे 3 आर आ जाएगा। तो अब इसका पोटेंशियल वी डैश है, तो वी डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो के क्यू, इसका चार्ज कितना है 27 क्यू अपॉन आर डैश, तो के 27 क्यू, आर डैश का वैल्यू कितना है 3 आर, तो 9 के क्यू बाई आर है, और के क्यू बाई आर का वैल्यू कितना था 220 था, तो 9 इंटू 220, तो ये 1980 वोल्ट, या ऐसा। ठीक, इस पेपर में मैग्नेटिज्म मैटर से, वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन, एटॉमिक फिजिक्स से क्वेश्चन, ये सब से क्वेश्चन नहीं था, तो कुछ पार्टिकुलर चैप्टर से पूरा कंसंट्रेटेड था। ठीक है, तो ये डिस्कशन 12th वाला पार्ट का है। थैंक यू।